वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज आपका क्लास में एक और क्लास में स्वागत है और उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। इससे पहले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे वो सोशल मीडिया का लिंक है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो वहां पे डाल सकते हो, और साथ साथ वहां पे जो मटेरियल मुझे शेयर करना होगा वो मैं वहीं पे शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला पोटेंशियोमीटर के बारे में, और इस टॉपिक के ऊपर किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से सीबीएसई में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आपको याद रखना है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर। अब जैसे कि इसके नाम में ही आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो पोटेंशियो का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसा इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को लगभग आप क्या कह सकते हो, ईएमएफ के बराबर भी मानते हैं, बट इनके अंदर डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है, उसको एक अलग लेक्चर में आपको समझाया गया है, बट बहुत बार हम मान लेते हैं कि दोनों चीजें एक ही है। इसी प्रकार मीटर, मीटर जो क्या देता है, रीडिंग देता है। जो क्या देता है, रीडिंग्स। अब सपोज कीजिए आपकी बाइक आपने देखी होगी और आपकी बाइक में एक मीटर होता है जो आपकी स्पीड को मेजर करता है, बताता है कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो बताता है। तो वो मीटर होता है, उसके नाम क्या लिखा है, स्पीडोमीटर, क्योंकि वो स्पीड को मेजर करता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर। तो इस डिवाइस का मेनली काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ईएमएफ्स को कंपेयर कर देता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर देता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसा डिवाइस क्या होता है, दिस इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस, this is a device which is used to find out potential and compare EMFs of a cell। किसकी EMF को कंपेयर करेगा, सेल की। and to find out internal resistance ये सारे काम कर सकता है। तो मैंने कुछ इसके काम बता दिए हैं, ये काम आपको पता होने चाहिए। टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है, एक तो आपके पोटेंशियल को बता सकता है, ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है दो सेल से या दो से ज्यादा की, और उसके साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता है। ऐसा जो डिवाइस होता है, उसी डिवाइस का नाम क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है बच्चा पार्टी। उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। जब बच्चा लोग ये पोटेंशियोमीटर है और इससे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को, कैसे ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, ये मेन पॉइंट्स है, मेन एप्लीकेशन है जो इसके अंदर पढ़नी है। बट उससे पहले कंप्लीट नॉलेज आपको पोटेंशियोमीटर की होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। अब ये पोटेंशियोमीटर हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके प्रिंसिपल, यानी कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है, इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। अगर पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, अगर इसके प्रिंसिपल की बात करूं, तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, उसको समझने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो बातें आपको पता होनी चाहिए, उसी के बाद आप इसको कर पाओगे। अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये इस प्रकार से वायर हो गया, सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है। ये याद रखना आपको, इस प्रकार से इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ए, और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, बी कह दिया, ठीक है। इस ए पॉइंट से हमने कनेक्ट करना है, इस ए पॉइंट के ऊपर बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करना है हमें। सबसे पहले तो इसके ऊपर एक बैटरी लगानी है जिसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई के बराबर। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना एक एमीटर, एमीटर की बात, और इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना एक रियोस्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएच कहते हैं, ठीक है। और इस रियोस्टेट से इसका कनेक्शन करना होता है, ठीक है। अब ऐसा ही डायग्राम ये कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि जो जो की इसके अंदर ऐड करना होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे की भी लगा दी जाती है, की लगा दी जाती है। थोड़ा सा इसको नीचे करके इसमें की और लगा देते हैं, ताकि जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यूज हो सके। सपोज कीजिए यहाँ पे ये एमीटर लगा दिया, यहाँ पे ये एक रियोस्टेट लगा दिया, और या इस रियोस्टेट को आप ऊपर ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दी, की लगा दी, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब क्या, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो बैटरी होती है, ईएमएफ। जब भी आप पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाएंगे, ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम होता है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है जिसके ऊपर वायर्स को वाइंड किया जाता है। ये सारे वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, वायर्स हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वायर्स कहेंगे। ये
वायर्स को शेप दे दी गई है ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस प्रकार। एक वुडन फ्रेम होता है, उस वुडन फ्रेम के ऊपर ऐसे वायर्स को लगा दिया जाता है इस फॉर्म में। ये सारे वायर्स हैं। इसके साथ एक ईएमएफ होनी चाहिए, बैटरी जिसको कहते हैं, एक एमीटर होना चाहिए, एक रियोस्टेट होना चाहिए और एक की भी होनी चाहिए। ये सारे कंपोनेंट आपको लगाने हैं। अगर इसमें से आपने एक भी नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के साथ साथ आपको यहाँ पे एक सेल और जोड़ देना है जिसका हमें यूज करना है। सपोज कीजिए ये सेल जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर के किससे कनेक्ट कर दिया, जोकी से। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जोकी कहते हैं, जोकी बोला जाता है, जोकी, ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसको समझना, हमें इसको समझना तो किस प्रकार, देखिए इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये रहा डायग्राम, इसके अंदर आपको दिखाई दिया कि ये पॉइंट ए है और ये वायर है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने पीछे वाले डायग्राम में बनाया। ये आपके पास स्केल है जो 0 से स्टार्ट होके और 100 सेंटीमीटर तक जाता है। इस स्केल की जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। जैसे 100 सेंटीमीटर ये, फिर 100 ये, तो 200, 100 ये 300 और 100 ये 400, क्योंकि स्केल हमारा कितना मेजर करता है, 100 सेंटीमीटर। अब ए पॉइंट को हमने एक ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, एक रियोस्टेट और इसके साथ एक की लगा दी है। और नीचे इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जी से, जिसको वी भी लिख सकते हैं या जी भी लिख सकते हैं, वोल्टमीटर कह दो या गैल्वेनोमीटर कह दो, बात एक ही है। इससे हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और इसके दूसरे पार्ट को जोकी से कनेक्ट कर दिया, जे, जोकी को। अब देखिए क्या होता है, इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है, इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। एक एक फंक्शन लेंगे हम। इसका प्रिंसिपल, जो इसका प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, अगर इन वायर्स में से, जो आपको ये वायर्स दिखाई दे रही है, इन वायर्स में से और इन वायर्स में से अगर स्टडी करंट जा रहा है, कैसा करंट जा रहा है, स्टडी करंट, यानी कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, स्टडी करंट होना चाहिए, स्टडी करंट होना चाहिए। कौन से वायर में से, इन वायर्स में से। और इन वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, यूनिफॉर्म एरिया। अगर इन वायर में से यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और स्टडी करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, लेंथ के आ जाएगा। ये बात बता रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इफ स्टडी करंट फ्लोइंग थ्रू ए wire having a uniform area of cross section then potential is directly proportional to length। जब पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, लेंथ के। अब इसी बात को लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इफ स्टडी करंट flowing through a wire having uniform area of cross section, having a uniform area of cross section, uniform area, अगर यूनिफॉर्म एरिया है तब क्या होगा, देन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल जिसको V से लिखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, जो हमारी लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, लेंथ के। जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा सकते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे K नाम का कोई कांस्टेंट आता है, तो ये क्या बन जाता है, K इंटू L। अगर मैं यहाँ से K को निकालूं तो K किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय माय लेंथ। ये बात आ गई। अब पोटेंशियल बाय लेंथ, किसी के बटे में जब लेंथ आ जाता है तो ग्रेडियंट बन जाता है। ये आपको छोटी क्लास में 11th क्लास में बताया गया होगा। जैसे प्रेशर बटे में लेंथ आया तो प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी ब्रेन में लेंथ आया तो एनर्जी ग्रेडियंट, और वॉल्यूम बटे लेंथ आई तो वॉल्यूम ग्रेडियंट, और पोटेंशियल बटे लेंथ आई तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ, अब इस टोटल ओवरऑल का हमारे पास एक कंडीशन पुट कर दी है, और वो कंडीशन ये है कि जो आपको वायर्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर तो पहले स्टडी करंट होना चाहिए, दूसरा जो वायर्स है इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा और स्टडी करंट फ्लो करेगा तभी पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है वो मीटर ब्रिज या सॉरी वो पोटेंशियोमीटर, तो वो काम नहीं करेगा। तो दो एसेंशियल कंडीशन है जिसको हमने क्या बना दिया है, प्रिंसिपल बना दिया। उन दोनों एसेंशियल कंडीशन को, उनको क्या बोल दिया हमने, प्रिंसिपल बोल दिया। तो प्रिंसिपल को याद रखेंगे कि स्टडी करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर्स हैविंग ए यूनिफॉर्म एरिया देन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, लेंथ के। अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है और हमने ये बात कंप्लीट इसकी कर ली है,
तो इसके बाद हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो बात है जो कही गई है वो सत्य है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो पोटेंशियोमीटर अलग होता है, उसकी एप्लीकेशन अलग होती है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, उसको एक्सप्लेन करवाए, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ्स एंड फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहला। दूसरा प्रिंसिपल लिखेंगे, इफ स्टडी करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स हैविंग अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन potential is directly proportional to length, this is the principle। now हम क्या करेंगे, डायग्राम एंड थ्योरी। डायग्राम के अंदर ये कंप्लीट बना लेंगे और थ्योरी के अंदर लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम हैविंग ए वायर्स ऑन व्हिच, जिसके ऊपर वायर्स रहते हैं, एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए ईएमएफ, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड एमीटर एंड रियोस्टेट एंड की, ये सारी साथ उसको लिख देंगे, एंड ए गैल्वेनोमीटर इन विच जो की इज कनेक्टेड, जिसके साथ क्या होती है, जो की कनेक्ट होती है। ये बात हो गई। अब ये सब बातें होने के बाद हम क्या करना है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। ये सब लिखने के बाद इसको क्या करना, हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं तो बच्चा पार्टी होगा क्या, ये देखिए, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना। अब सपोज कीजिए कि आपके पास ये वायर है और इस वायर के ऊपर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इस वायर्स के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर। जब इसके ऊपर V अमाउंट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया और I इसमें से करंट जा रहा, तो V किसके बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी, I इंटू R के बराबर। ये सभी को पता है और यही कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ये वायर रहा, ये वायर्स रहे और इसमें से क्या पास हो रहा है, करंट, किसके कारण, इस बैटरी के कारण। अगर इस बैटरी के कारण करंट पास हो रहा है तो द सिचुएशन कम्स आउट दैट लाइक दिस, इसकी तरह सिचुएशन हो गई। ऐसा है तो हमारे पास जो R होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था और अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको यहां से साफ कर देता हूं। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस R की वैल्यू को मैं यहां रखता हूं तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू में रो इंटू L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज नोन एज ए पोटेंशियल। ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल के बराबर। अब एक बात सोचिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, I इंटू रो डिवाइडेड बाय A इंटू में L, अब आपको कुछ दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ आपको पता चल रहा होगा, और वो क्या है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आई है। अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आ रही है तो इसको कांस्टेंट नाम दे दिया, और जिस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, k के बराबर होगा। अगर ये k के बराबर है तो v किसके बराबर आ गया बच्चा पार्टी, v इज इक्वल टू k इंटू एल, दैट इज दिस इज द k एंड v इज इक्वल टू k इंटू एल के बराबर। सो k कम्स आउट टू बी v डिवाइडेड बाय l, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये फिर से क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देख लीजिए ये आ गया था k इज इक्वल टू v बाय l, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको भी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे हम, इसको भी हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, k की वैल्यू आई है I इंटू रो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस प्रकार से। अब खास बात यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की दो वैल्यूज है, एक तो आपके पास है v बाय l और दूसरी है I रो बाय a। तो जब भी आपको जिसकी जरूरत हो उसी का यूज कर लीजिए। अब जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं वो बता देता हूं मैं। मिस्टेक्स ये करते हैं कि क्वेश्चन जो हमेशा जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात आती है उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय में लेंथ, ये बात आती है दिमाग में। और क्या करेगा, जो आपको क्वेश्चन देने वाला है वो ना v का जिक्र करेगा ना l का जिक्र करेगा, वो करंट का जिक्र करेगा, रेजिस्टिविटी का जिक्र करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जिक्र करेगा और पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब इसकी वैल्यू वो पूछ लेगा आपसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भाई क्या होती है, तो बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि अब इसको सोल्व कैसे करें। अब उसके कारण क्या है, उसका रीजन ये है कि आपने केवल इस फार्मूले को तो लर्न कर लिया, इसको याद नहीं रखा। आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, वो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे भी पूछ सकता है, और बहुत बार इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहां से प्रूव कर दिया है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l के होता है। मतलब अगर v और l के बीच आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो जो ग्राफ होगा बिल्कुल कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, दैट इज दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, एंड दिस ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। Why? Because v is directly proportional to l. This direction is v and this direction is l. So v is directly proportional to l, और directly proportional का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको पता है। तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा इन दोनों के बीच। अब ये हमारे पास क्या था, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, और पहली एप्लीकेशन हम ले लेंगे टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू कंपेयर EMF of two cell, EMF of two cells, ठीक है। दो सेल्स की EMF को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। जब दो सेल्स की EMF को कंपेयर करना है तो सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन तो ये होगी कि हमें दो सेल ही चाहिए, दो सेल के बिना काम चलेगा नहीं। जैसे कि सपोज कीजिए हमने एक वायर ले लिया, ठीक है। अब वायर का एक पॉइंट हमने मान लिया जिसको A कह दिया, और दूसरा पॉइंट मान लिया जिसको हमने क्या कह दिया, B।
ये पॉइंट ले लिए, तो एक को ए बोल दिया और दूसरे को क्या बोल दिया, बी बोल दिया। यानी कि अब हमने यही किया है कि हमने जो अभी तक ये डायग्राम कंप्लीट लिया था जिसमें आपको ये 4 वायर दिखाई दे रहे थे, ए से स्टार्ट होके यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 400 मीटर का वायर दिखाई दे रहा था। ये कंप्लीट आपको समझाने के लिए था कि इस टाइप का भी होता है, बट अब जरूरी नहीं है कि जब आप इसकी एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको ये कंप्लीट दिखाना है, नो, कोई जरूरी नहीं है। आप कर लीजिए बस ए से लेके यहां तक ये 100 सेंटीमीटर का वायर ले लीजिए, उसी से आप हर चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसा ही करेंगे, केवल ये वायर ले लिया। अब ये वायर लेने के बाद इसके साथ साथ क्या क्या होना चाहिए बच्चा लोग, इसके साथ साथ होना चाहिए एक तो इसके पास ईएमएफ होनी चाहिए बैटरी की, जिसको हमने क्या कह दिया, ई कह दिया। इसके साथ एक इसके पास एमीटर होना चाहिए, ए लगा दिया। इसके साथ इसके पास एक की होनी चाहिए जिसको हमने क्या बोल दिया, के। और इसके साथ साथ एक रियोस्टेट होना चाहिए इस प्रकार, जो इससे कनेक्ट हो सके ऐसे, ठीक है। दैट इज द रियोस्टेट, दैट इज द की, एमीटर एंड ईएमएफ। अब हमने क्या लगा दिया, ये पहला सेल जिसकी ईएमएफ को कंपेयर करना है, इसी प्रकार ये दूसरा सेल जिसकी ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो इसकी ईएमएफ E2 है और इसकी ईएमएफ क्या, E1। यहाँ पे नीचे वो दोनों सेल लग रहे हैं जिनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। तो E1 इज फर्स्ट सेल एंड E2 इज सेकंड सेल। अब इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे की लगा दी, ठीक है। ये की का फर्स्ट है और ये की का सेकंड है और ये टर्मिनल 3 है। 1 और 3 के बीच एक की है, 2 और 3 के बीच एक की है। अब इस की को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। इसको क्या किससे कनेक्ट कर दिया, जोकी से, ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये कंप्लीट इसका डायग्राम बन चुका है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए। अगर एक बार आपको इस डायग्राम के बारे में पता चल गया है तो हम इसको एक फेयर डायग्राम के रूप में लेते हैं, जो मैंने आपको आपके लिए आगे रखा हुआ है। ये वाला डायग्राम स्लाइड के अंदर रखा हुआ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पे। अगर ये डायग्राम सबको पता चल गया तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सीधी सी बात है, ए और बी के बीच एक वायर ले लिया और ए से हमने एक ईएमएफ को, एमीटर को, रियोस्टेट को और की को कनेक्ट कर दिया है। वो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमने E1 जिसकी ईएमएफ को कंपेयर करना था, ये E2 इसकी और इसकी, इसके साथ इसकी ईएमएफ को कंपेयर करना, 1, 2 और 3 बीच में टर्मिनल गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जोकी से, ठीक है। अब ये एक्चुअल में वर्क किसके ऊपर करता है वो समझिए सबसे पहले बात। अब आपको यहाँ पे दो बात पता होगी कि किसी भी सर्किट के अंदर ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, ईएमएफ और पोटेंशियल क्या होता है। इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर हमने डाल रखा है और वहां पे बता रखा है। अगर किसी बच्चे को अभी तक नहीं पता तो कंप्लीट देखिए, बट यहाँ पे समझने के लिए आपको बता देता हूं। अगर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, बाहर वाले सर्किट में करंट है तो वो बन जाता पोटेंशियल। अगर बाहर वाले सर्किट में करंट नहीं है तो वो क्या बन जाता है, ईएमएफ बन जाता है। दो बातें बताइए, अगर बाहर वाले सर्किट में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं है तो देन उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अगर बाहर वाले सर्किट में कोई करंट है तो वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। ये दोनों बातें याद रखें, ठीक है। अगर ये दोनों बातें आपको, और इसके कंप्लीट क्या होती है, कैसे बनेगी, कैसे डेफिनेशंस है, क्या है, वो सारी आपको अलग से लेक्चर मैंने दिया हुआ है। जिसको पता वो इजीली समझ आ जाएगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने समझने लायक बता दिया है। अब सपोज कीजिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इसकी वर्किंग का। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लेनी होती है हमें, जब कंपेयर करेंगे ईएमएफ को तो उसमें हम लिखेंगे वर्किंग डायरेक्ट, ठीक है। इसकी आपको थ्योरी लिखनी है तो लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम एंड ईएमएफ, बैटरी ऑफ ईएमएफ E, एमीटर, रियोस्टेट एंड की, एंड आल्सो E1 E2 आर द सेल्स हुज ईएमएफ्स टू बी कंपेयर, जिसकी ईएमएफ को हमें क्या करना, कंपेयर। ये सारी बातें लिख देंगे और ये कंप्लीट कंटेंट मैं आपको डाल दूंगा और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगा। देखिए अब इसके वर्किंग की बात करते हैं। अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूं, तो मैं क्या कहता हूं, जो के की है उसको कर देता हूं ऑन, मतलब ये वाली की है इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अच्छे से समझ लेना, फर्स्ट की है उसको भी क्या कर दिया, ऑन कर दिया। सेकंड की है उसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। यानी कि के को ऑन किया, फर्स्ट की को, ये वाली फर्स्ट की इसको ऑन किया और इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब ऑफ करते ही, इसको ऑन करते ही पहले वाली की को, ये तो कंप्लीट सर्किट बन गया, यहां से कनेक्ट हो गई, क्योंकि ऑन किया तो यहां से कनेक्ट हो गया और यहां से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एक्सटर्नल सर्किट तो बन गया ये वाला जो E2 वाला, और बाकी क्या बन गया, कंप्लीट सर्किट। देखो जैसे ही 1 को ऑफ किया है, 1 को ऑन किया, सॉरी 1 को ऑन किया, तो ये तो सर्किट कंप्लीट हो गया एक, और नीचे वाला क्या बन गया, एक्सटर्नल सर्किट बन गया। अब जब एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं है तो वहां पे कौन आती है, ईएमएफ आती है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि पहले सेल की क्या आएगी, ईएमएफ आएगी। अब जब पहले सेल की ईएमएफ आएगी तो हमारे पास जो जोकी है उसको मैं इस ए पॉइंट के ऊपर रखूंगा और स्लाइड कराऊंगा।
जैसे मैं स्लाइड करते 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 आगे पहुंचता जा रहा हूं, पहुंचता जा रहा हूं, पहुंचता जा रहा हूं, मेरे को यहां पे एक पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होगा, जीरो करंट या जीरो डिफ्लेक्शन। इसी डिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन और जीरो करंट। इसको क्या बोला जाता है, दूसरा जीरो करंट। अब इस पॉइंट के ऊपर उसमें क्या हो जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन और जीरो करंट हो जाएगा। कैसे पता किया, सबसे पहले हमने के को क्या किया, ऑन, वन को ऑन किया, टू को कर दिया ऑफ, और ऑफ करके ऐसी ही जोकी होती है, जैसे आपको ये पेन दिखाई दे रहा है इसी टाइप की जोकी, इसको ए के ऊपर रखा और स्लाइड करते गए। जैसे जैसे स्लाइड करते करते आगे पहुंचोगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और उस पॉइंट के ऊपर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा जीरो, जो कि कौन सा पॉइंट है, J1। और इस J1 की यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L1 के बराबर है। किसके बराबर है, L1 के बराबर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब एक्सटर्नल सर्किट ऑफ है, बाहर वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है, बाहर वाला सर्किट कौन है, ये E2 EMF वाला ये सर्किट है, कोई करंट नहीं, तो यहां पे क्या बनेगा, EMF बनेगा, जो कि क्या होगी, E1 होगी। क्या होगी, E1, E1, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी, L1 की, क्योंकि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बताया था ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के आता है। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड के लिए क्या करेंगे, के को तो क्या रखेंगे, ऑन रखेंगे। अब की बार 1 को क्या कर देंगे, ऑफ, ऑफ कर दिया, और 2 को क्या कर देंगे, हम ऑन कर देंगे। जो 2 वाली है इसको अब की बार ऑन कर दिया। अब की बार सिचुएशन कैसे बनाई, अब की बार सिचुएशन हमने कुछ ऐसे बनाई है, देखिए आपको बता देता हूं। अब की बार इसको ऑन कर दिया और इसको ऑफ कर दिया, इस वाली 1 वाली को ऑफ कर दिया। अब इसको ऑफ करते ही अब की बार ये वाला पार्ट तो किसका हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर का, और ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। अब जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट नहीं है तो ईएमएफ तो फिर से आएगी, बट अब की बार ईएमएफ किसकी होगी, सेकंड सेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, E2 कहते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट के ऊपर ऐसे इस जोकी को रखेंगे और स्लाइड कराते जाएंगे इस वायर के ऊपर। स्लाइड कराते कराते मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया जिसको J2 बोला, जहां पे गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन था, जीरो डिफ्लेक्शन या जीरो करंट। यहाँ पे इस पॉइंट पे आते ही, और ये डिस्टेंस यहाँ पे आते की कितनी थी, L2 के बराबर थी। तो अब की बार जो EMF E2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, L2 के। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड वाली हो जाएगी। अगर ये इक्वेशन सेकंड है तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दूंगा तो E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। और E1 E2 की सेल की क्या होगी, EMF कंपेयर हो चुकी है, देख सकते हो E1 बाय E2, कंपैरिजन इसी को तो बोलते हैं, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट एप्लीकेशन टू कंपेयर द EMF ऑफ ए टू सेल। लिखना क्या है, लिखना ऐसे ही है, लेट अस टेक, पहला वर्किंग का पॉइंट लेंगे, लेट अस टेक K इज ऑन, 1 इज ऑफ, सॉरी ऐसे ही करना हमें। हम क्या कहेंगे, K इज ऑन, इसको थ्योरी में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, लेट K इज ऑन, 1 इज ऑन एंड 2 इज ऑफ, देन there is a no current in external circuit, so we slide the jockey on the wire and we get a point at J1 where galvanometer gives zero deflection। मैं बोल रहा हूं, लिख भी सकते हो, zero deflection। so this is the L1 distance from A। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, L1, कहां से, A से। तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, L1 के। सिमिलरली फॉर सेकंड केस के लिए, when K is on, 1 is off and 2 is off, again the external circuit become E1 cell, so there is a no current in external circuit, so EMF comes into play is E2। Now again slide the jockey and we get a point at J2 where again galvanometer gives zero deflection and this is a L2 distance from A, so E2 is directly proportional to L2। next में divide 1 by 2 and you will get E1 by E2 is equal to L1 by L2। this is the comparison of a cell। अब इस एप्लीकेशन को करने के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, तभी आप इसको कर पाओगे। और वो प्रिकॉशंस नहीं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है उन बातों पे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ईएमएफ होगी इस सेल की, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इन दोनों के ईएमएफ से। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ड्राइवर सेल, और ये होती है जिनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो अगर इस पोटेंशियोमीटर को वर्क करना तो इस E की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए E1 से भी, और इस E की वैल्यू E2 से भी ग्रेटर देन होना चाहिए। पहली प्रिकॉशंस, द EMF of driver cell must be greater than E1 and E2 if
द ड्राइवर सेल हैव अ लेस ईएमएफ देन E1 and E2। अगर इसकी कम होगी तो क्या होगी, वी डोंट गेट एनी नल पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अगर इनकी ईएमएफ ज्यादा होगी और इसकी कम होगी तो ए और बी के बीच हम कभी भी नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट या जीरो करंट पॉइंट जो अभी अभी बताया था उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे J1 और J2 पे जो जीरो करंट पॉइंट मिला था, नल पॉइंट मिला था, वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इन सेल की ईएमएफ कम होनी चाहिए और ई की ईएमएफ क्या होनी चाहिए, ज्यादा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमेशा चाहे वो ईएमएफ ये वाला सेल हो चाहे वो E1 E2 सेल हो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट करना होगा, ए से। कहोगे कि सर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर उसको कनेक्ट नहीं किया तो फिर से हमें ए और बी के बीच कोई भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा और पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा। दोनों प्रिकॉशंस अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आ जाए कभी कह देगा कि ये गैल्वेनोमीटर दे दिया और इससे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देगा, क्या ये वर्क करेगा, तो आप कह देना नहीं करेगा। ये वर्क तभी करेगा जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट होगा और E1 E2 का भी पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दिए जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको याद रखना है। तो ये पहली एप्लीकेशन थी। अब बात करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो होगी टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड internal resistance, to find internal resistance, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चा लोग, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो फिजिक्स मिलेगी बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में मिलेगी। इतना सिंपल बात आपसे करूंगा मैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपसे बात करूंगा और बिल्कुल उसको सिंपल करके एक एक वर्ड को खोल के बताऊंगा। अब जब मैं वर्ड को थोड़ा ओपन करके बताता हूं, उसके बारे में बेसिक से बताता हूं, तो थोड़ा लंबा वीडियो आपको लगता होगा। वो इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक से जाता हूं, नहीं तो मैं भी ये बातें मैं बता देता ईएमएफ और पोटेंशियल में आपको डिफरेंस पता और चल पड़ता। बट कुछ बच्चे जो नए आए हैं उसको नहीं पता होगा तो उसको भी मेरे को बताना पड़ता है, तो साथ साथ कवर करके चलता हूं। अब देखिए इस सेल का मैंने पहले से यहाँ पे एक डायग्राम पुट कर रखा, देख सकते हो। अब की बार क्या करना है, इस सेल का जो हमारे पास ई है इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, वो बताना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, वही एक वायर ले लिया और इस वायर के एक पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए, और सेकेंड पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी के बराबर मान, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या क्या कनेक्ट कर दिया हमने, इसके साथ हमने सबसे पहले तो एक बैटरी कनेक्ट कर दी और एक एमीटर कनेक्ट कर दिया और तीसरा रियोस्टेट लगा दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, RH, और एक क्या लगा दी हमने, की लगा दी यहाँ पे, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे वो सेल लगा दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ईएमएफ कितनी, ई, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिस रेजिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, आर कहता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया ये रेजिस्टेंस आर, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, की लगा दी, जिस की को हमने क्या कह दिया, K1। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जोकी से, इसको हम क्या कहते हैं, जोकी कहते हैं। ये कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है, बहुत बार मैं बोल रहा हूं कि रियोस्टेट रियोस्टेट रियोस्टेट। अब देखिए रियोस्टेट का यहाँ पे फंक्शन क्या, देखो अब मैं इसको ओपन करके बताऊंगा और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एमीटर का काम क्या है, एमीटर का काम है करंट को मेजर करके बताना, इतना करंट है। ये कौन है, ड्राइवर सेल है जो इस पूरे सर्किट को चलाएगा, इसके बिना ये सर्किट चलेगा ही नहीं। इसके बाद ये की है जिसको ऑन ऑफ करने में या बंद करने में या ऑन करने में काम करेगा। अब रियोस्टेट का काम क्या होता है, रियोस्टेट का काम होता है इस वायर्स के अंदर से कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखना। होता क्या है कि इसके अंदर से मान लिया जाए हमने बाहर से करंट प्रोवाइड किया, इस सेल ने करंट प्रोवाइड किया, जो सेल ने करंट प्रोवाइड किया वो क्या है, स्टडी करंट नहीं है, वो वेरिंग करंट है। उस करंट को स्टडी करंट में बदल के और उसको मेंटेन रखना, स्टडी करंट मेंटेन रखना किसका काम होता है, रियोस्टेट का। तो हम क्या कहेंगे, टू मेंटेन स्टडी करंट इन सर्किट। इसका काम क्या होता है, टू मेंटेन स्टडी करंट इन सर्किट, स्टडी करंट इन सर्किट। उस सर्किट के अंदर स्टडी करंट को मेंटेन करना, उस सर्किट के अंदर स्टडी करंट को मेंटेन करने का काम क्या होता है, रियोस्टेट का। तो क्वेश्चन आ जाए तो इसको बता देना आप, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं, इसको लेते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या है, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का एक स्केल हो गया और यहाँ पे ए पॉइंट और इसके साथ ये बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट और की। रियोस्टेट का बता दिया, टू मेंटेन द स्टडी करंट इन सर्किट। ये ईएमएफ जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें क्या करना, फाइंड आउट, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की और जे, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट वर्किंग का लेते हैं, ठीक है। इसके आप डायग्राम बना दिएगा और थ्योरी में आप लिख दीजिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम एंड ईएमएफ, एमीटर, रियोस्टेट एंड की एंड आल्सो ए
सेल whose internal resistance is to be find out। ये सारी बातें तीनों में सेम है, पहले भी बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, वही सेम बात है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या करता हूं मैं, के को तो ऑन ही रखना पड़ेगा, इसको तो हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऑफ कर दिया तो पूरा सर्किट ही काम नहीं करेगा, तभी काम करेगा। इस K1 को जो हमारा K1 है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस K1 को ऑफ कर देता हूं, इस K1 को ऑफ कर दिया, तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट नहीं होगा, नो करंट, नो करंट। अगर एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं है तो ईएमएफ बनता है या पोटेंशियल बनता है? तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं होता तो वहां पे ईएमएफ बनती है, करंट पोटेंशियल नहीं बनता। तो करंट आएगा और कंप्लीट करंट यहां से पास होकर यहां पे चला जाएगा, ऐसे। तो इसलिए हम यहां पे क्या लेंगे, ईएमएफ लेंगे, पोटेंशियल नहीं लेंगे। तो अब क्या हुआ हमारे पास काम, इतना होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम बात करते हैं क्या, K को ऑन किया और K1 को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं तो ईएमएफ की बात करेंगे, यहां तक पहुंच के। अब क्या करते हैं, जोकी को यहां टच करते हैं, ऐसे ही जोकी होती पहले बताया, इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते करते जब आगे गए तो आपको J1 के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन, और या फिर नो करंट की बात करेंगे या नो डिफ्लेक्शन की बात करेंगे इसके अंदर। और ये जो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L1 लेंथ है। तो हम क्या कहेंगे, लेट अस टेक K is on and K1 is off, there is a no current in external circuit, so EMF comes into play। तो क्या आएगी, EMF आएगी। Now we get a null point at J1 which is L1 distance from A, जो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, L1 से, A से L1 के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF that is directly proportional to L1 length, that is the equation। और इसको हम फर्दर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो E is equal to K constant into L1, that is the equation number 1। Now the second point, K is always on, but now K1 is on। K1 को भी क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही K1 को ऑन किया, अब की बार एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट है, और जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट आता है तो पोटेंशियल आता है, जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट नहीं होता तो ईएमएफ आता है। जैसे ही पोटेंशियल आया, फिर से हमने इसको क्या किया, जोकी को स्लाइड करना शुरू किया इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर। जब मैंने जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट किया तो मुझे J2 पॉइंट मिला, ये J2 पॉइंट मिला जहां पे गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन दिया, 0, जो कि L2 डिस्टेंस के ऊपर है। कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, L2 डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे कौन आएगा, पोटेंशियल आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। सो V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K L2 के बराबर हो जाएगा। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इतना पता होने के बाद आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस का। जब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको, तो वहां पे फार्मूला बताया था, एंड दैट फार्मूला इज E minus V divided by my V multiply by my external resistance R। This is the external resistance R। So E minus V divided by V into R, this is the internal resistance। ये फार्मूला आपको बताया गया था, जिसको नहीं पता है वो उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां जाके देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपने कंप्लीट लेक्चर के साथ पूरी सीरीज देखी लास्ट तक, तो सीबीएसई बोर्ड और नीट आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चंस को तभी बना दोगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि अंदर तक घुस के जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से आपके कंसेप्ट को डेवलप किया जा सकता है, फिजिक्स को समझा जा सकता है, वहां से मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल करवा रहा हूं। अब देखिए, अब E की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, दैट इज द KL1, V की वैल्यू क्या, KL2, दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे, यहां रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। What is the value of E? E is the KL1, that is the KL1 minus V is KL2 divided by में क्या हो जाएगा, KL2, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में कैपिटल R। K कॉमन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इससे कैंसिल आउट हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 minus L2 divided by में L2 मल्टीप्लाई बाय में R। So this is the formula of internal resistance। तो ये फार्मूला किसका आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो आपको ये फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। और ईएमएफ को जब कंपेयर करते हो तो E1 by E2 किसके बराबर होती है, L1 by L2, इसका भी आपको पता होना चाहिए। दोनों फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। जब ये दोनों फार्मूले आपको पता होंगे तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर, रियोस्टेट का फंक्शन आपको बताया टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन द सर्किट, वो फैक्टर, और इसके साथ साथ बैटरी से ए पॉइंट के जितनी भी बैटरी या सेल लगाए पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा, जो हमारे पास ड्राइवर सेल की ईएमएफ है, यानी कि इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए इन सेल से, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस, एक्सप्लोर सम क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चंस देख लीजिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है 2012 के अंदर,
और क्वेश्चन अच्छा है, इसी क्वेश्चन को नीट में आने की भी संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए, और किसी साल आ भी चुका होगा। क्या कहता है कि लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर AB इज हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, स्टेटमेंट पढ़ के जो गिवन है वो लिख लेता हूं और उसके बाद थोड़ा उसके बारे में सोच लेते हैं कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, फिर आंसर आ जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया AB को, और AB के अलोंग कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट है। कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब V/L कांस्टेंट है, जिसके कारण जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो कांस्टेंट है, करंट भी स्टडी है, इसका मतलब ये हुआ। अब the null point for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in manner as shown are obtained at a distance of 120 cm and 300 cm from the end A। यानी कि एंड ए से एक बार तो नल पॉइंट मिल रहा है 120 सेंटीमीटर पे, एक बार मिल रहा है 300 सेंटीमीटर पे। कैसे? जब सेल की अरेंजमेंट ऐसे करता हूं तो 120 सेंटीमीटर पे मिला, जब सेल की अरेंजमेंट ऐसे करता हूं तो 300 सेंटीमीटर पे मिला। ये बोल रहा है क्वेश्चन। Now you have to find out E1 and E2 and so position of a null point from the cell E1। यानी कि E1 सेल के लिए नल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, जहां पे गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन होगा, वो पोजीशन कहां पे होगी। दूसरा, हाउ इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ये दो क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया। अब सबसे पहले सोचिए कि मैंने अभी भी बताया कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये कंसेप्ट आपको बता, देखिए बेसिक से ही सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। बताया गया कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितना ज्यादा EMF बढ़ता जाएगा उतनी ही लेंथ भी बढ़ेगी, जितनी कम लेंथ होगी उतनी EMF भी कम होगी। इसका मतलब जब ये E1 E2 सेल को इस कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इस कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट किया गया, जब इस कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो आपकी लेंथ क्या हुई, कम हुई। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद इनकी EMF क्या है, कम है, लेस है। और कम कैसे हो सकती है, जब E1 माइनस E2 हुआ हो। जब E1 माइनस E2 होगा तभी तो EMF कम आएगी, तभी तो बैलेंस पॉइंट मुझे 120 सेंटीमीटर के ऊपर मिलेगा। ठीक है, 120 सेंटीमीटर के ऊपर मिलेगा, तभी तो मिलेगा। दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। नाउ अगेन जब इसको इस अरेंजमेंट में जोड़ा गया, दूसरे वाली अरेंजमेंट में इसको जोड़ा गया, इस अरेंजमेंट में इसको जोड़ा गया तो ये 300 सेंटीमीटर के ऊपर मिलता है। मतलब क्या हुआ, अब EMF बढ़ चुकी है। EMF कब बढ़ेगी, जब E1 प्लस E2 कर दिया गया है, दोनों को ऐड कर दिया गया है, तो K इज द कांस्टेंट एंड नाउ इज 300 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट, अब ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम इस प्रकार से। अब इसको और अच्छे से सोल्व करना है तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम। देखिए ये हो गया E1 प्लस E2 इज K इंटू 300, ऐसा हो गया। अब इसको लिख सकता हूं मैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 300 इंटू K, और इसी प्रकार E1 माइनस E2 इज इक्वल टू मैं 120 इंटू K। ऐसे सोल्व कर देंगे। आपको मैथ में पता, E2 से E2 कैंसिल, E1 प्लस E1 इज 2E1, और ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 300 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट किया तो दैट इज द 210। सो E1 कितना आ गया हमारे पास, 210 आ गया। तो E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, E1 की वैल्यू आ गई तो E2 की निकालनी है। E2 की कैसे निकालोगे, E2 की निकालने के लिए बच्चा पार्टी इससे एक इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, यानी कि इस इक्वेशन का यूज कर लिया, दैट इज E1 प्लस E2 इज 300। सो E2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस E1, दैट इज द 300, और E1 की वैल्यू कितनी आई, 210, तो ये कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, 90 बचेगा, 90 बचेगा, दोनों की वैल्यू आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो E1 by E2। देख सकते हो, you have to find out ratio E1 by E2। so E1 by E2, E1 divided by E2, that is the E1। what is the value of E1, E1 is the 210, और what is the E2, E2 is 90, cancel out, that is 3 3 is 9 and 7, that is the 7 by 3। इनका रेशियो क्या आएगा, 7 by 3। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हमने लगाया। ये कंसेप्ट लगाने के बाद दूसरी क्या कहता, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1। E1 सेल के लिए नल पॉइंट की पोजीशन, E1 सेल के लिए ये बोल रहा है। अच्छा, E1 सेल के लिए नल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था कि EMF जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है भाई, लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, लेंथ के होती है, यानी कि जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होती है। तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू L1। ये हो गया। एक इक्वेशन यहां पे भी बनाई थी मैंने, एक इक्वेशन और बनाई थी, देखिए ये आया, E1 इज इक्वल टू 210,
E1 इज इक्वल टू में 210 के बराबर है, तो ये 210 के बराबर है, तो E1 की वैल्यू कितनी है 210 इज इक्वल टू में K इंटू L1, ये हो गया। अगर ये कांस्टेंट हटा दूं तो 210 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया L1 के, तो L1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 210, तो पहले सेल के लिए कहां पे बन जाएगा ये 210 के ऊपर बन जाएगा, तो 210 सेंटीमीटर हो जाएगी पहले सेल की बैलेंसिंग पॉइंट, और दूसरे सेल की दूसरे से हिसाब से निकाल सकते हैं जो कि कितनी आई थी 90 आई थी, इस प्रकार। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता दिया गया। अब इसकी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर से थोड़ा सा ईएमएफ भी पास कर दे और उसके बाद भी वो क्या दे दे रीडिंग दे दे, थोड़ा सा ईएमएफ पास किया उसके बाद भी उसने रीडिंग देना स्टार्ट कर दी, तो हम उस पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव मानते हैं, अच्छा मानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, जैसे आप वहां पे तिल्ली को क्या जलाते हो, माचिस मैच बॉक्स को जलाते हो, तो तुरंत सायरन बजने लग जाता है और आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फायर मतलब आग जली है। क्यों? क्योंकि जब तिल्ली जलती है तो बहुत कम टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और उस टेम्परेचर को भी वहां पे जो लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है वो पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बड़ा सेंसिटिव है। इसी प्रकार पोटेंशियोमीटर को भी सेंसिटिव होना चाहिए। इसकी सेंसिटिविटी को हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अगर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को इसका बता दें, तो इंक्रीज सेंसिटिविटी, तो इंक्रीज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी याद रखें हमेशा। सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V बाय L की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि K को क्या होना होगा, कम होना होगा। K को कम कैसे किया जा सकता है, लेंथ को बढ़ा के। अगर लेंथ को K और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ को बढ़ा दिया तो K क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के अंदर जब आपको बताया गया था, जब स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखाया गया था, इसलिए इस डायग्राम के अंदर आपको ये 4 वायर दिखाए गए, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 और 100, इसलिए ये रीजन था ताकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाए। नहीं तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता था, सिंगल वायर वाला, जो आपको ये दिखाई दे रहा है सिंगल वायर वाला, ये सिंगल वायर वाला। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाना तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा उसकी लेंथ को बढ़ा दे, जिससे K क्या हो जाएगा, कम, और या फिर हम इसके पोटेंशियल को क्या कर दे, डिक्रीज कर दें। पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ये बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, लंबा वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि बेटा हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको कुछ काम आएगी, वरना आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए जब आप वीडियो देख के जाओ और पेपर में बैठो कि हमारा व्यर्थ हो गया टाइम, हमने लेक्चर भी देखा, टाइम भी दिया। जब आप टाइम दोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मेरा काम है, बस पढ़ने का काम आपका, ये गारंटीड हो जाएगा आपका काम, मैं गारंटी लेता हूं, और क्लियर भी हो जाएगा आपके कंसेप्ट। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर। यानी कि पहले की सेल है ईएमएफ E1 जिसको मान लिया 1.5, और वो कितने के ऊपर बैलेंस दे रहा है, 36 सेंटीमीटर के ऊपर। एंड इफ अनदर सेल्स ऑफ ईएमएफ 2.5 वोल्ट, दूसरा सेल है जिसकी ईएमएफ क्या है 2.5 वोल्ट है, और उसका जो L2 बैलेंस पॉइंट है, L2 बैलेंस पॉइंट है फर्स्ट सेल, देन व्हाट लेंथ ऑफ द वायर द बैलेंस पॉइंट अकर। अब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा नहीं पता कि जब सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करते थे तो फार्मूला होता था E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2 के बराबर, ये फार्मूला होता था। अब बच्चे क्या करते हैं, इस फार्मूले को लगाने से हिचकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठे, नीट का एग्जाम आया, जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे वर्ड में ध्यान जाता है कि रिप्लेस कर दिया उसको, और वहां पे तो जब हमने कंपेयर किया था तो कंपैरिजन के टाइम तो दो सेल एक साथ लगाए थे, यहाँ पे दोनों सेल एक साथ लगा रखे थे, ऐसा हुआ था कंपैरिजन, देखिए तभी तो कंपैरिजन आ रहा। बट बच्चे इस बात से डर गए कि उसने पहले एक सेल लगा दिया, एक आ गया, फिर उसने दूसरा सेल लगा रिप्लेस करके तो दूसरा आ गया, अब कैसे करें, ये फार्मूला कैसे लगाएं। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, याद रखें एक बात को कि जब पहला केस लेते हो तो पहला केस में मान लिया कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और दूसरे केस में मान लिया E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। दो मीटर है हमारे पास, एक बार उसको E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 कर दो, दूसरे के लिए E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। क्यों? क्योंकि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, लेंथ के। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो यही टर्म आएगी। अब पहले का हमारे पास कितना था, 1.5 था, और E2 का हमारे पास कितना है, 2.5 है, और दैट इज L1 डिस्टेंस इज 36 सेंटीमीटर, और L2 हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा एंड 5 5 जा, ये पॉइंट हट जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसको सोल्व किया, दैट कम्स आउट टू बी 12, दैट इज L2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5, सो आंसर इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ये होगा 60 सेंटीमीटर।
और ये नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, रिसेंट में यह आया था पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस टू मेक मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर जब स्टार्टिंग किया था तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो ईएमएफ को या पोटेंशियल को मेजर करता है। अब कहता मैं इसका यूज क्यों करना, हमारे पास तो वोल्टमीटर भी था, वोल्टमीटर का यूज कर लेते, इसी का यूज क्यों किया, ये बात तो आती है। तो मैं आपको बच्चा पार्टी बता दूं, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों बता दूं कि जब वोल्टमीटर होता है उसकी बात देखिए, दो बातें करते हैं। जो वोल्टमीटर होता है, याद रखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो वर्क करता है वो डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। किसके ऊपर करता है? डिफ्लेक्शन मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड। और जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर ये नल मेथड के ऊपर काम करता है या नो करंट मेथड के ऊपर। नल मेथड अभी अभी बताया था ना, नल पॉइंट हमने ढूंढा था जॉकी के ऊपर, देख लीजिए, आपको दिखा दूं फिर से, ये देखो जॉकी के साथ ढूंढ रखा, ये देखो ये यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन, नो करंट डिफ्लेक्शन, तो ये पॉइंट हमने किया था। तो हमने क्या किया था, इसको नल पॉइंट या नो करंट पॉइंट कहते हैं, नो करंट पॉइंट। अब क्या होता है कि जब मेजरमेंट आप वोल्टमीटर से करते हो तो वो डिफ्लेक्शन मेथड से है। तो वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर के खुद के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसमें से आपने करंट पास कर दिया और करंट पास करने के कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज अपने पास रख लेता और एक्चुअल रिजल्ट नहीं देता, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, इसलिए उसको यूज कम करते हैं हम, और नो डिफ्लेक्ट वो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस होता है। बट पोटेंशियोमीटर के अंदर तो नल पॉइंट आ गया, मतलब जब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट होगा तब मेजरमेंट करेगा, गैल्वेनोमीटर ने खुद ने करंट ही नहीं लिया फिर मेजर करता है, तो ये एक्यूरेट और वर्सटाइल मेथड होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट नहीं, इफ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड नीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसीलिए इस क्वेश्चन को नीट में दिया गया है, ये आपकी नॉलेज जानने के लिए। तभी तो कहता हूं, तभी तो मैंने रियोस्टेट का भी आपको फंक्शन बताया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं और तब तक बने रहिए वीडियोस के साथ।